नमस्कार। भारत की कहानी ये सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि हजारों सालों की एक गहरी लंबी दास्तान है। आज हम उसी कहानी की जड़ों तक जाएंगे, उन बुनियादों को टटोलेंगे जिन पर आज का भारत टिका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर, समय में पीछे की ओर। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत बहुत पीछे जाना होगा, लाखों साल पीछे, इतिहास की उस धुंध में जहां हमारे सबसे पहले पूर्वजों ने अपनी मौजूदगी के निशान छोड़े थे। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है सभ्यता की बिल्कुल पहली सुबह से, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये वो दौर था, सोचिए, जब इंसान ने सिर्फ शिकार करना नहीं सीखा, बल्कि वो एक निर्माता बन रहा था, अपने हाथों से भविष्य गढ़ रहा था और पहले समाज की बुनियाद रख रहा था। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल था ना, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, बहुत लंबा सफर था ये। देखिए, पुरा पाषाण काल में हमारे पूर्वजों ने बस पत्थर के सीधे साधे औजारों से काम चलाना शुरू किया। फिर आया मध्य पाषाण काल, औजार थोड़े बेहतर हुए, पैने हुए और पहली बार कला का जन्म हुआ। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था नव पाषाण काल और एक खोज, खेती। बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। इंसान अब शिकारी से किसान बन गया था और यहीं से आने वाली महान सभ्यताओं का रास्ता खुला। और फिर इतिहास में एक ऐसी सभ्यता उभर कर आई जो अपने समय से कह सकते हैं सदियों आगे थी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहर, सोचिए जरा, आज के शहरों की तरह एकदम ग्रिड पैटर्न पर बसाए गए थे। कमाल की ड्रेनेज व्यवस्था थी। उनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की जगहों तक फैला था। लेकिन फिर अचानक ये पूरी की पूरी सभ्यता जैसे कहीं खो गई। इसका अंत कैसे हुआ, ये आज भी इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद खालीपन नहीं आया, बल्कि भारत में विचारों का एक नया तूफान उठा। ये दौर था वैदिक काल का, वो समय जब वेदों की रचना हुई, नए नए दर्शन सामने आए और छोटे छोटे कबीले धीरे धीरे बड़े राज्यों में बदलने लगे। इसी दौर ने सही मायनों में भारतीय समाज का वो ढांचा तैयार किया जो आज भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अब देखिए, वैदिक काल को भी हम दो हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला, ऋग्वैदिक काल। इस दौर के लोग ज्यादातर पशुपालक थे, प्रकृति की पूजा करते थे और उनका जीवन काफी सरल था। लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक काल और यहाँ चीजें बदलने लगीं। लोग बस गए, खेती करने लगे, समाज और जटिल हो गया, बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड होने लगे और यहीं से जाति व्यवस्था ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की और ताकतवर राज्यों का उदय हुआ। मतलब ये एक जबरदस्त सामाजिक बदलाव का समय था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये भारत के इतिहास का एक तूफानी दौर था। एक तरफ राजनीतिक उथल-पुथल थी, 16 महाजनपद आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे और इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर सामने आया। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ विचारों की दुनिया में एक क्रांति चल रही थी। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दो महापुरुषों ने पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी और दो नए दर्शनों की नींव रखी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सोचिए, इनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। और इन्हीं महाजनपदों के आपसी संघर्ष की राख से भारत का पहला महान साम्राज्य पैदा हुआ, मौर्य वंश। इतिहास में ये पहली बार था जब लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक, एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। 50 लाख वर्ग किलोमीटर, जरा इस आंकड़े को सोचिए। इतना विशाल था मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर, इतना बड़ा कि इसने पहली बार भारत को एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में एक किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। राजा की भलाई उसकी प्रजा की भलाई में ही है। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये मौर्य साम्राज्य का मूल मंत्र था, उसका आधार था। और ये सोचती थी महान रणनीतिकार चाणक्य ने। ये हमें बताता है कि ये साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बना था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक सोच और सुशासन का एक मजबूत सिद्धांत था। तो इस महान मौर्य साम्राज्य के पीछे 3 स्तंभ थे, 3 महान हस्तियां। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इसकी नींव रखी। दूसरे चाणक्य, जिन्होंने अपनी बुद्धि से इसे एक ऐसा प्रशासन दिया जो आज भी मिसाल है। और तीसरे सम्राट अशोक, जो इस साम्राज्य को बुलंदियों पर ले गए। और फिर कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर धम्म यानी नैतिक शासन का रास्ता अपनाया। लेकिन इतिहास का नियम है, हर बड़े साम्राज्य का अंत होता है। मौर्यों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता एक बार फिर बिखर गई। छोटे छोटे राज्य बन गए,
लेकिन इस राजनीतिक बिखराव के दौर में भी कला और संस्कृति मुरझाई नहीं, बल्कि नए नए रूपों में खिलती रही। ये इस बात का सबूत है कि किसी भी सभ्यता की जान सिर्फ उसकी राजनीतिक ताकत में नहीं होती। तो मौर्यों के बाद तस्वीर कैसी थी? भारत में कई क्षेत्रीय ताकतें उभर कर सामने आईं। जैसे उत्तर भारत में शुंग वंश आया, जिसने पुरानी ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से बढ़ावा दिया। तो वहीं दक्कन में सातवाहन वंश ने व्यापार और कमाल की वास्तुकला को संरक्षण दिया। मतलब भारत एक बार फिर से अलग अलग संस्कृतियों का एक रंगीन गुलदस्ता बन गया था। और इस उथल पुथल के बाद भारत के इतिहास का वो पन्ना खुलता है जिसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये था गुप्त साम्राज्य का समय, एक ऐसा दौर जब भारत ने कला, विज्ञान, गणित, साहित्य हर क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस दौर की उपलब्धियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। सोचिए, एक तरफ आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री बता रहे थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, दूसरी तरफ आयुर्वेद चिकित्सा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। महाकवि कालिदास की रचनाएं साहित्य को समृद्ध कर रही थीं। लेकिन इन सब के बीच भारत ने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया, एक ऐसा आविष्कार जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी, आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो तोहफा था शून्य। जी हां, जीरो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी। शून्य की अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट, ये भारत की तरफ से पूरी दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। इसी एक खोज ने मॉडर्न मैथ्स और साइंस के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। सच कहें तो ये गुप्त युग की सबसे चमकदार विरासत है। तो प्राचीन भारत का ये इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है जो आज भी हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारी सोच में हर जगह सांस लेती है। चलिए देखते हैं कि ये विरासत हम तक आखिर पहुंची कैसे। गुप्त साम्राज्य के बाद भी भारत में ज्ञान की वो लौ बुझी नहीं। हर्षवर्धन जैसे महान शासकों ने उसे जलाए रखा, और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं थी, ये ज्ञान के वो प्रकाश स्तंभ थे जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारत की ज्ञान परंपरा कितनी गहरी और कितनी मजबूत थी। तो इस पूरे सफर के बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि आज का जो भारत है उसकी नींव कम से कम 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला स्तंभ सिंधु घाटी की बेहतरीन शहरी योजना, दूसरा वैदिक युग की गहरी दार्शनिक सोच, तीसरा मौर्य साम्राज्य का एक मजबूत और एकीकृत प्रशासन, और चौथा गुप्त काल की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक बुलंदियां। ये सब मिलकर भारत की कहानी के शुरुआती लेकिन सबसे अहम अध्याय बनाते हैं। और अब अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज का भारत अपनी इस हजारों साल पुरानी नींव पर कैसे खड़ा है? हमारी भाषाओं में, हमारे त्योहारों में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे दर्शन में, हर जगह, हर कोने में प्राचीन भारत की एक झलक जिंदा है। और इसी विरासत को समझना हमें ये बताता है कि हम कौन हैं और हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।